प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह परिहार मूल विधि और संविधान के क्षेत्र में आपको जानकारी दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षा में मूल विधि के बारे में पढ़ा था। हमने विधि को पढ़ा, मूल विधि को पढ़ा। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रक्रिया विधि। देखिए, प्रक्रिया विधि आपके कोर्स में है और खास तौर से CRPC आपके कोर्स में है, जिससे क्वेश्चंस आए थे परीक्षाओं में, इन्हें ध्यान रखना होगा। देखिए, हमने देखा कि मूल विधि में हमने क्या देखा था। मूल विधि में हमने पढ़ा था कि किसी अपराध की परिभाषा और उस अपराध के लिए क्या दंड है, ये बातें पढ़ी थी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसे लागू कैसे करेंगे। लागू करने की बात मूल विधि में नहीं बताई गई है। इसी संदर्भ में एक और विधि है जिसे हम कहते हैं प्रक्रिया विधि, जिसे बोला जाता है प्रोसीजर लॉ। इसमें क्या बताया जाता है? प्रक्रिया यानी प्रोसेस, कैसे हम किसी चीज को लागू करेंगे, इस बारे में बताया गया है कि प्रक्रिया विधि बताती है कि इस चीज को यानी इस दंड को कैसे लागू किया जाए। क्योंकि हमें IPC ने या ढेर सारे मूल विधि के जो कानून हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो उसे हम दंड देंगे और उसका दंड ये होगा। लेकिन वो दंड लागू कैसे होगा? कैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, अरेस्ट कैसे होगा? कैसे कोई व्यक्ति बेल के लिए यानी जमानत के लिए अप्लाई करेगा? कैसे कोई व्यक्ति अपील के लिए जाएगा? कैसे रिमांड होगी? कैसे कुर्की होगी? कैसे निर्णय आएगा? यानी जहां पर इन सब बातों का उल्लेख होता है उसे हम कहते हैं प्रक्रिया विधि। तो हमारी आज जो चर्चा होने जा रही है वो क्या है? प्रक्रिया विधि ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखें, सामान्य ढंग से परिभाषा बनाएं तो कहा जा सकता है जिस विधि में, ध्यान दीजिएगा, जिस विधि में प्रक्रिया का उल्लेख होता है यानी प्रोसेस का उल्लेख होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया विधि। एक लाइन में सिंपल परिभाषा हमारी हो सकती है प्रक्रिया विधि की। आइए इससे आगे चलते हैं, इसे और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रक्रिया विधि की अगर वास्तविक परिभाषा की तरफ जाएं तो क्या कहा गया है कि मूल विधि, ध्यान दीजिएगा, मूल विधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिस विधि में प्रक्रिया बताई जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रक्रिया विधि। यानी जिस विधि में मूल विधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रक्रिया बताई जाए। अभी हमने पूर्व की क्लास में आपसे बताया कि किसी व्यक्ति ने, मान लो A ने तलवार से B का गला काट कर अलग कर दिया, जिससे B की मृत्यु हो गई, और हम लोग ये जान गए कि ये धारा 300 के अंतर्गत हत्या है और इसका दंड 302 में मिलेगा, ये हम लोग जान गए हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे अपराधी को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, कैसे न्यायालय कार्रवाई करेगा, कैसे पुलिस रिमांड पर लेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे साक्ष्य और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, बहुत सारी चर्चा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मूल विधि के प्रावधानों को, ध्यान दीजिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए जिस विधि में प्रक्रिया बताई जाए उसे हम कहते हैं प्रक्रिया विधि। अब चूंकि मूलतः मैं क्रिमिनल साइड से आपसे बात करना चाह रहा हूं तो बार बार मैं IPC का और इनका एग्जाम्पल ले रहा हूं। मामले दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक मामले और सिविल मामले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मामले भी कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं सिविल मामले और दूसरे मामले कौन से हैं? आपराधिक मामले। मामलों के संदर्भ में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है
कि प्रक्रिया विधि भी दो प्रकार की होती है। उसे भी अगर हम देखें तो ये कितने प्रकार की हो गई, ये भी दो प्रकार की हो गई। तो मामले के हिसाब से यहां पर क्या हो गई, सिविल प्रक्रिया विधि, यहां पर सिविल प्रक्रिया विधि हो गई, और यहां पर क्या हो जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि यानी सिविल प्रक्रिया विधि और आपराधिक प्रक्रिया विधि किन मामलों में होगा, तो सिविल मामले में सिविल प्रक्रिया विधि और आपराधिक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया विधि लागू होती है। अब इसी चीज के संदर्भ में और डिफाइन कर दिया गया कि यहां पर सिविल न्यायालय होगा। भाई जिस न्यायालय में ये बात होगी वो न्यायालय कौन सा होगा, सिविल न्यायालय। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा अभी। और यहां पर क्या होगा, आपराधिक न्यायालय। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां सिविल प्रक्रिया विधि हो गई और यहां पर आपराधिक प्रक्रिया विधि हो गई। यहां सिविल न्यायालय हो गया और यहां आपराधिक न्यायालय हो गया। तो ये तीनों बातें आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। सिविल न्यायालय में सिविल मामले आते हैं, ठीक है, वहां पर सिविल प्रक्रिया विधि लागू होती है, ये बात ध्यान रखना है। आपराधिक न्यायालय में आपराधिक मामले आते हैं जहां आपराधिक प्रक्रिया विधि लागू होती है। तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैं बात करने जा रहा हूं सिविल प्रक्रिया विधि की। पहला है सिविल प्रक्रिया विधि। ये कहां लागू होगी, सिविल न्यायालय में। कहां लागू होगी, सिविल न्यायालय में। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिविल न्यायालय में लागू होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई ये सिविल मामले में ये लागू हो रही, तो सिविल मामला क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहां बनता है, सिविल मामला क्या है। पहली चीज आई, सिविल मामला क्या है। तो कहा गया है पद, प्रतिष्ठा तथा अधिकार आदि से संबंधित मामले। संबंधित मामले सिविल मामले कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या चीज आगे निकल करके कि हमने कहा कि पद से संबंधित मामला, प्रतिष्ठा से संबंधित मामला और अधिकार आदि से संबंधित मामले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिविल मामले। देखिए पद से संबंधित, कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, उसे वहां से हटाया गया है, जब वो कोर्ट जाता है तो वो सिविल मैटर बन जाता है। प्रतिष्ठा यानी मानहानि से संबंधित मामले, किसी की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया जा रहा है तो वो हर जाने का मुकदमा कर सकता है, तो ये प्रतिष्ठा का मामला। अधिकार, अधिकार का मतलब है कि जहां जहां अधिकार होते हैं, है ना, जैसे पति पत्नी के बीच अधिकार, है ना, तो ये पति पत्नी के बीच का अधिकार का मामला क्या हुआ, जब कोर्ट जाएगा तो सिविल मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो यानी जहां जहां अधिकार हैं, जहां पद या प्रतिष्ठा के मामले हैं, उन्हें हम कहते हैं सिविल मामले। क्लियर हो रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब इस संदर्भ में हमने देखा कि सिविल मामले के संदर्भ में सिविल न्यायालय बना है और सिविल प्रक्रिया विधि है। तो सिविल प्रक्रिया विधि कौन सी प्रक्रिया विधि है, क्या चीज है, उसे हम लोग देखने चल रहे हैं। अब देखिए सिविल न्यायालय में जो प्रक्रिया विधि लागू होने जा रही है, क्या नाम है उसका, उसे कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, शॉर्ट में सीपीसी। हालांकि ये पुस्तक यूपीएसआई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इस पुस्तक में क्या है, 158 धाराएं हैं और क्या है, तथा 51 आदेश हैं।
यानी 158 धाराएं हैं इस पुस्तक में और 51 आदेश हैं। तो सिविल मैटर में जब भी किसी किताब का उल्लेख होगा, जब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई कौन सी किताब लागू होती है सिविल मैटर में, न्यायालय जो कार्रवाइयां करता है, न्यायालय यानी कौन सा न्यायालय? सिविल न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, सिविल न्यायालय की कार्रवाइयां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर आधारित होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है ये कि भाई सिविल न्यायालय की कार्रवाइयां किस पुस्तक पर आधारित हैं? तो ऑप्शन ए उन्होंने दे दिया कि सीआरपीसी, ऑप्शन बी 1973, आईपीसी 1860, सीपीसी 1908, डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। अब प्रश्न ये है कि सिविल न्यायालय की कार्रवाइयां किस पुस्तक पर आधारित होती हैं? तो भैया ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उस पुस्तक का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अगर पता है तो आप सटीक आंसर दे देंगे और इसका आंसर हो जाएगा ये। तो सिविल न्यायालय की कार्रवाइयों के संदर्भ में यही व्यवस्था दी गई है। क्लियर हो रहा है? अब हम इसी पर बात कर रहे थे कि हमने देखा अभी कुछ देर पहले, हमने क्या देखा? हमने देखा कि मूल विधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिस विधि में प्रक्रिया बताई जाए उसे क्या कहते हैं? प्रक्रिया विधि। और हमने ये भी देखा कि प्रक्रिया विधि को दो भागों में बांट सकते हैं, सिविल मामलों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया विधि, आपराधिक मामलों के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया विधि। अब चूंकि सिविल मामले हैं तो उनके लिए सिविल न्यायालय बनाए गए हैं, आपराधिक मामले हैं तो आपराधिक न्यायालय बनाए गए हैं। और पहले खंड में हमने देखा कि सिविल मामले हैं क्या, तो हमने देखा कि पद से यानी पद से संबंधित मामले, प्रतिष्ठा से संबंधित मामले, अधिकार से संबंधित मामले सिविल मामले हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी आपको दिया। और इसके बाद हमने क्या देखा कि सिविल न्यायालय की कार्यवाही किस पुस्तक पर आधारित होती है, तो उस पुस्तक का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसमें कितनी 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। ठीक है, इतनी चीजों की हमने चर्चा की है, बस इससे ज्यादा इस विषय पर आपके लेवल पर पढ़ना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई के कोर्स में ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि किसी अन्य परीक्षा में आए तो भी आपको बन सके। अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। दूसरी विधि हमारी है और वो है आपराधिक प्रक्रिया विधि। आपराधिक प्रक्रिया विधि यानी क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। देखिए, आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपराधिक मामले आएंगे, आपराधिक मामले क्रिमिनल मैटर्स, और इनके निपटारे के लिए आपराधिक न्यायालय बनाए गए हैं। आपराधिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई आपराधिक प्रक्रिया विधि तो हम समझ गए कि आपराधिक मामले में लागू होगी, और आपराधिक मामले क्या है ये जानना अति आवश्यक है। अगर हम आईपीसी की धारा, अगर हम भारतीय दंड संहिता इन शब्दों से थोड़ा हमें परिचित होना होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में बार बार यूज होंगे। 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 को देखें। धारा 40 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना, विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना अपराध है।
इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट टू द लॉ इज अ क्राइम और ऑफेंस। ये सेक्शन 40 कहता है, कहां की धारा है ये धारा है आईपीसी की। आईपीसी की धारा 40 ये बात बता देती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसे हम अपराध कहते हैं। ठीक है, अपराध कहते हैं। ठीक है, हम इसी पे आगे चल रहे हैं। अब अगर हम आपराधिक न्यायालय की बात करें, क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, आपराधिक जो न्यायालय है की कार्रवाइयां दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इस पुस्तक का नाम है क्रिमिनल, ध्यान दीजिएगा ये आपके कोर्स में भी है, प्रोसीजर लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, कोर्ट की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, शॉर्ट में CRPC कहते हैं। यानी आपराधिक न्यायालय की कार्रवाइयां दंड प्रक्रिया संहिता CRPC पर आधारित होती हैं, यानी इस पुस्तक पर आधारित हैं। एक किताब, जैसे मैंने वहां पर आपको CPC बताई, वैसे ही यहां पर कौन सी किताब है आपकी, यहां की किताब का नाम है आपका कि CRPC। अब इस पुस्तक की क्या कहानी है, इस संहिता में यानी इस कोड में क्या है, 484 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं इस पुस्तक में। इन 484 धाराओं में सारी बातें बताई गई हैं। 484 धाराएं हैं और 484 धाराओं में ढेर सारी बातों का उल्लेख है। अब कौन सी बातें उल्लेख में है ये ध्यान देना है। 484 धाराओं में हमने क्या देखा, इसमें इस तरह के विषय आपको पढ़ने के मिलेंगे, जैसे अरेस्ट, बेल, रिमांड, कुर्की, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, जजमेंट, यानी जितनी भी प्रोसेस है आपकी गिरफ्तारी के संदर्भ में, जमानत के संदर्भ में, रिमांड के संदर्भ में, इस सारी की सारी प्रक्रिया जो आपको पढ़ने को मिलने वाली है वो इसी पुस्तक में मिलने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, चाहे 17 का एग्जाम रहा हो, चाहे अभी जो लास्ट में हमारे सामने 2022 का एग्जाम आया, इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहे हैं। देखिए UPSI जैसी परीक्षाओं में एक एक क्वेश्चन बहुत डिसाइडिंग है, पॉइंट पॉइंट से बच्चे नहीं हो पाए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन की वैल्यू है। ये हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई एक विषय अच्छा कर लेने से हमारा हो जाएगा। हमें सभी को बेहतर करना है, मैथ्स भी बेहतर करनी है, रीजनिंग भी करनी है, हिंदी भी करनी है, मूल विधि संविधान भी करना है, सब पढ़ना है, GS भी पढ़ना है। तो सारी चीज़ें देखे रहेंगे तो हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि अरेस्ट, बेल, रिमांड, कुर्की, इन्वेस्टिगेशन, सभी चीज़ें क्या है इसी किताब में आपको देखने को मिलेंगी। आइए इससे आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारे सामने इस पुस्तक का प्रभाव क्या है, इस पुस्तक में जो चीजें दी गई हैं, जैसे मान लीजिए जो 484 धाराएं हैं, 484 धाराओं से निम्न तीन व्यक्ति या संस्थाएं पूरी तरह से बाध्य हैं,
पूरी तरह से बाध्य हैं। इसका मतलब क्या निकला? सीआरपीसी से हटकर वे एक कदम भी नहीं चल सकती हैं। इसका मतलब है ये 484 धाराओं में जो बातें बताई गई हैं, इनसे 3 तरह के संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से बाध्य हैं। कौन कौन सी संस्थाएं और व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली संस्था है आपकी या व्यक्ति है मजिस्ट्रेट या न्यायालय। दूसरा है पुलिस और तीसरा है वकील या अधिवक्ता। इसमें जो सरकारी हैं, जैसे जो एपीओ लोग हैं, जो पीओ हैं, जो एसपीओ हैं, ये वाली कैटेगरी सरकारी वकील या प्राइवेट वकील। दोनों आ रहे हैं, यानी सरकारी वकील भी और प्राइवेट वकील भी और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट और न्यायालय, ये सब पूरी तरह से बाध्य हैं। पर दे कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बुक। कानून के हिसाब से तो कोई भी अलग नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस इसमें दी गई है, दे मस्ट फॉलो। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट इन दिस मैटर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मन में कोई शंका है कि हम इससे हट के काम करेंगे, ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कानून के खिलाफ है और उसके लिए फिर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसीजर को तो चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जहां कहीं भी वकील से गलती होती है, यानी सरकारी वकील लोग जो पुलिस के माध्यम से गलतियां होती हैं, या न्यायालय से भी कहीं कोई मिस्टेक होती है, तभी तो अपील हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है, यानी जो ये किताब है जिसे हम कहते हैं सीआरपीसी, इस सीआरपीसी की 484 धाराओं से ये 3 लोग पूरी तरह से बाध्य हैं। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आज हमने जो चर्चा की है वो आपसे हमने प्रक्रिया विधि के बारे में चर्चा की। मैंने क्या बताया आपको प्रक्रिया विधि में, एक फास्ट रिवीजन दिमाग में कर लीजिएगा। मैंने बताया कि प्रक्रिया विधि का मतलब है जिस विधि में प्रक्रिया बताई जाए। प्रक्रिया किस उद्देश्य से? कि मूल विधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिस विधि में प्रक्रिया बताई जाए उसे हम कहते हैं प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि को हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक सिविल प्रक्रिया विधि और एक आपराधिक प्रक्रिया विधि। सिविल प्रक्रिया विधि के आधार पर हमने आपको बताया कि सिविल न्यायालय बनाए गए हैं जहां पर सिविल मामले आते हैं। आपराधिक प्रक्रिया विधि मैंने आपको बताया कि वहां आपराधिक मामले आते हैं और आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया है। सिविल मामलों के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू है, जिसमें क्या है 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। फिर मैंने आपको आपराधिक प्रक्रिया विधि के बारे में बताया कि आपराधिक प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं हम, अगर अपराध के संदर्भ में देखना है तो उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें 484 धाराएं हैं। इन धाराओं से 3 व्यक्ति पूरी तरह से बाध्य हैं, अर्थात वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। और वो कौन है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय, पुलिस और वकील या अधिवक्ता, ये पूरी तरह से बाध्य हैं। तो आज की चर्चा का विषय हमारा ये था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब हमारे अगले जो कक्षा होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि और प्रक्रिया विधि में संबंध। सारी चीज़ों की एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी जिसमें आप एक एक करके चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिक बनाने का प्रयास करें। बहुत जल्दी एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल 1 और लेवल 2 क्वेश्चन की श्रृंखला भी आने वाली है, जिसकी प्रैक्टिस से आपको बहुत सारे प्रश्न बनते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जो लगा रहता है वही सफल होता है। जय हिंद।